जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत आपके पाठ्यक्रम में यूनिट सेकंड शोध अभिवृत्ति से संबंधित है, रिसर्च एप्टीट्यूड से उसी के क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, शोध में आईसीटी का प्रयोग एक अध्यारोपण है जिसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, शोध चार शास्त्र और इसका अनुपालन एक अनिवार्य आवश्यकता है। यानी कह रहा है कि यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज सुपर इम्पोजिशन विच शुड बी डिस्करेज्ड। दूसरा कह रहा है रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेशन हैज टू बी ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो कथन एक जो कह रहा है कि अध्यारोपण इसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बात गलत है। शोध में आईसीटी का प्रयोग एक अध्यारोपण है, यानी इसको आपको इम्पोज कर दिया गया कि करना ही करना है, इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ना कि हतोत्साहित। और शोध आचार शास्त्र और इसका अनुपालन एक अनिवार्य आवश्यकता है, ये सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है, अनुसंधान परिणाम एवं वास्तविक परिस्थितियों में उनके प्रयोग को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अनुसंधान में आचार संहिता जरूरी है। दूसरा, अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग अनुसंधान परिणामों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पे देखिए, अभिकथन सही है परंतु तर्क सही नहीं है। केवल अनुसंधान में यानी रिसर्च में आईसीटी का अनुप्रयोग ही अनुसंधान परिणामों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित नहीं करता। यह शोधकर्ताओं द्वारा शोध आचार संहिता का पालन किए जाने, नीति निर्माणक संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियमों एवं निर्देशों को लागू करने पर भी डिपेंड करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन है, दूसरे को आर। शोध में आईसीटी के उपयोग से शोध परिणामों की अभिगम्यता और परिशुद्धता सरल हो जाती है। दूसरा, एक शोधकर्ता को शोध प्रबंध लेखन में संदर्भीकरण और प्रारूप की विभिन्न शैलियों का अनुपालन करना पड़ता है ताकि आईसीटी का अनुप्रयोग किया जा सके। तो इसमें देखिए कौन सी कथन सही है। अभिकथन सही है और तर्क जो है गलत है। एक शोधकर्ता को शोध प्रबंध लेखन में संदर्भीकरण और प्रारूप की विभिन्न शैलियों का अनुपालन करना पड़ता है, लेकिन आईसीटी की भागीदारी अनिवार्य गुण नहीं है। आईसीटी का उपयोग केवल डाटा की गणना करके उसे संरक्षित करने, संगठित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शोध सोपान में आईसीटी और शोध नैतिकता के अनुप्रयोग के संदर्भ में विवाद की संभावना एवं गुंजाइश अपेक्षाकृत ज्यादा है? शोध प्रश्न और चरों को परिभाषित करने में, शोध रूपरेखा और प्रतिदर्श प्रतिचयन में, प्रचालिक और गैर प्रचालिक सांख्यिकी का प्रयोग करने में, प्रदत्त विश्लेषण और शोध परिणामों की रिपोर्टिंग में। तो प्रदत्त विश्लेषण और शोध परिणामों की रिपोर्टिंग में आईसीटी और शोध नैतिकता के अनुप्रयोग के संदर्भ में विवाद की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इनकी संबंधित अनुप्रयोग के आंकड़ों का संख्यात्मक मान पर डिपेंड अधिक होता है। शोध उपकरण के चयन हेतु निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे हैं? शोध के उपकरण के चयन हेतु शोध उपकरण की वैधता, शोध उपकरण की विश्वसनीयता, शोध उपकरण के उपयोग हेतु समय एवं संसाधन की दृष्टि से अपेक्षित लागत, शोध उपकरण की पृष्ठगत वैधता, शोध पर्यवेक्षक की सम्मति। तो यहाँ पे देखिए, शोध उपकरण की वैधता, विश्वसनीयता और लागत शोध उपकरण के चयन हेतु महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे हैं, जिसे शोधकर्ता को संज्ञान में लेना जरूरी होता है। निम्नलिखित में से किस कारण के आधार पर शोध में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी आईसीटी का अनुप्रयोग सबसे ज्यादा उपयोगी है? शोध की लागत को कम करने के लिए, अकादमिक अलंकरण के लिए, शोध के प्रदत्तों की उपलब्धता को गुंजाइश में विस्तार के लिए, संवादात्मक अंतःक्रिया के संवर्धन के लिए। तो शोध के प्रदत्तों की उपलब्धता की गुंजाइश में विस्तार हेतु शोध में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। आज के समय में शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है या प्रदत्त की प्राप्ति, प्रदत्त के संग्रहण, रिपोर्ट तैयार करने, समीक्षा समेत कई कार्यों में शोध कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। शोध में आईसीटी के गलत प्रयोग का एग्जाम्पल कौन सा है? शोधकर्ता की ओर से तकनीकी चूक।
आईसीटी संसाधनों का पर्याप्त प्रावधान, शोध नैतिकता का उल्लंघन, आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव। देखिए, तो शोध में आईसीटी के गलत प्रयोग का एग्जाम्पल है आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषता का अभाव, क्योंकि आईसीटी के प्रयोग की जानकारी का अभाव दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किन किन चरणों में होता है, कब आप इनका यूज करते हैं? तो सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडी, संबंधित अध्ययन का सर्वेक्षण, या क्षेत्रों में डेटा कलेक्शन इन द फील्ड, या डेटा एनालिसिस में करते हैं, या शोध प्रबंध को राइटिंग ऑफ द थीसिस करते हैं, या इंडेक्सिंग द रेफरेंसिंग। जब भी आप शोध की लेखन के लिए तो आईसीटी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, आईसीटी का प्रयोग अनुसंधान में बहुत व्यापक रूप में बढ़ा है, जहां आजकल वैज्ञानिक अनुसंधान समर्थक पर इसके बिना विचार करना कठिन हो गया है। आईसीटी का प्रयोग करते हैं संबंधित अध्ययन का सर्वेक्षण करने के लिए, विश्लेषण, डेटा के एनालिसिस के लिए, संदर्भों को सूचीबद्ध करने के लिए। शेष चरणों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये संबंधित अध्ययन का सर्वेक्षण, प्रदत्त विश्लेषण, संदर्भों की सूची में करते हैं। मानवीय जिज्ञासा में विश्वसनीयता एवं सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शोध संस्थान को शोधन आचार का अनुपालन करना होता है। शोध में आईसीटी तथा उनके अनुप्रयोग जहाँ कहीं भी हुए हैं, इसने अनुसंधान काल में आचारगत विसंगतियों को बढ़ाया ही है। तो क्या ऐसा है कि जहाँ भी आपने आईसीटी का इस्तेमाल किया है वहाँ पे त्रुटियाँ ही उत्पन्न हुई हैं? देखिए, कथन दूसरा गलत है, चूँकि आईसीटी के एप्लीकेशन से शोध में आचारगत विसंगतियों में कमी आई है, जैसे कॉपीराइट, दूसरे लेखों की सामग्री को शोध में अनागृत उपयोग करना, उल्लंघन में आईसीटी के उपयोग में कमी आई है। कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में आईसीटी का प्रयोग करता या करती है, वह परिणामों का निर्वचन करने में और धारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता है और इसके लिए विशिष्ट आईसीटी युक्तियों को जिम्मेदार मानता है। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा, ये टेक्निकल इनकॉम्पिटेंस है, तकनीकी अक्षमता। यानी आईसीटी का आप इस्तेमाल करते हो या कोई भी शोधार्थी जिसके शोध के दौरान कई प्रकार से हेल्प लेता है, ये त्रुटियों को कम करने में हेल्प करेगा। कोई शोधार्थी अपने शोध परिणाम और धारणात्मक त्रुटियों के लिए आईसीटी को जिम्मेदार नहीं मान सकता है। इसके मात्र तकनीक अक्षमता, यानी कुछ गलती होती है तो वो मान लीजिए टेक्निकल एरर है। किसी भी शोध उपकरण में विश्वसनीयता एक आवश्यक अपेक्षा है, लेकिन वैधता के लिए पर्याप्त नहीं है। शोध में जब कोई परीक्षण केवल उन्हीं विशिष्ट संपत्तियों का मापन करता है जिनके मापनार्थ अभिकल्पित होता है, तो परीक्षण की वैधता को खतरा होता है। किस चीज़ से? कथन दो सही नहीं है। शोध में जब कोई परीक्षण केवल उन्हीं विशिष्ट संपत्तियों का मापन करता है जिनके मापन के लिए अभिकल्पित या डिजाइन होता है, तो परीक्षण की वैधता को खतरा नहीं होता, बल्कि इससे परीक्षण की वैधता ही पुष्ट होती है। शोध में निम्नलिखित में से किन चरणों में आईसीटी समर्थन के विनियोजन की गुंजाइश अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, समस्या प्रतिपादन, या हाइपोथेसिस मेकिंग, या डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन। शोध के प्रदत्त संकलन और प्रदत्त विश्लेषण चरणों में आईसीटी के अनुप्रयोग का महत्व अपेक्षाकृत ज़्यादा है। प्रश्नावली को ईमेल करके ऑनलाइन सर्वे कराकर शोध संबंधित प्रदत्त संकलन में आईसीटी सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा विभिन्न पारमितिकी तथा अपारमितिकी परीक्षणों तथा विभिन्न जटिल सांख्यिकी गणनाओं में कंप्यूटर तथा इंटरनेट पर उपलब्ध पैकेजों का प्रयोग विश्लेषण प्रक्रिया को आसान बनाता है। प्रश्नावली और साक्षात्कार, बुद्धिमत्ता और अभिरुचि, अभिवृत्ति और मूल्य, गति और बारंबारता। यहाँ पे देखिए मैं क्रमशः ये मिलाना है, तो शोध, शोधन और मापने में प्रश्नावली और साक्षात्कार ये मापक की नामिक मापनी है। बुद्धिमत्ता और अभिरुचि माप की अंतराल मापनी है। अभिवृत्ति और मूल्य ये क्रम सूचक मापनी है। गति और बारंबारता ये माप की अनुपात मापनी है। शोध के निम्नलिखित सोपानों में सृजनात्मकता एवं कल्पना का दायरा सबसे ज्यादा कहाँ है? चरों की पहचान करना तथा परिकल्पना के निर्माण करने में। शोध के अंतर्गत चरों की पहचान करना तथा परिकल्पना का निर्माण करने संबंधी सोपान में सृजनात्मकता एवं कल्पना का दायरा सबसे ज्यादा है। किसी भी वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम समस्या की निश्चित पहचान कर ली जाती है, तो वास्तव में हम जिस समस्या है उससे संबंधित चरों का अध्ययन करना चाहते हैं वह है या नहीं। तत्पश्चात अपने अध्ययन के अनुरूप समस्या में सम्मिलित शब्दों का पारिभाषिकरण करते हैं। ऐसा करने के लिए शोधकर्ता समस्या से संबंधित ज्ञानात्मक सूचनाओं की आलोचनात्मक व्याख्या करता है। समस्या तथा चरों की पहचान के बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। किसी भी समस्या की परिकल्पना उसका संभावित समाधान होती है। जब शोधकर्ता अपने शोध में आईसीटी का उपयोग करने का इरादा रखता है, इस तरह के निर्णय में सबसे अधिक महत्व क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे प्रयुक्त उपकरण की उपयुक्तता, इसे खरीदने में लागत शामिल होता है, विभाग में उन साधनों की उपलब्धता, मदद की पेशकश, ये इस तरीके से। तो जब भी एक शोधकर्ता अपने शोध कार्य में आईसीटी का उपयोग करने की इच्छा रखता है, तो वह इस तरह के निर्णय लेने समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देता है।
प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण की उपयुक्तता कितनी है, इसके खरीद में कितनी लागत शामिल है, विभाग में उन साधनों की उपलब्धता है ना कि जहाँ पर अनुसंधान कार्य किया जाना है। निरंतर आधार पर तथ्यात्मक जानकारी एकल करने के लिए आवश्यक अनुसंधान डिजाइन को क्लासिफाई किया गया है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन में, पूर्व और बाद के क्रॉस सेक्शनल में, तो किसमें किया गया है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन में, अनुदैर्घ्य अध्ययन डिजाइन में। एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। यानी किसी परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता एक ही सिक्के के दो पहलू है। वैलिडिटी के लिए विश्वसनीयता का होना जरूरी है, परंतु परीक्षण की विश्वसनीयता के लिए उसका वैध होना जरूरी नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन वैलिडिटी के लिए विश्वसनीयता का होना जरूरी है, परंतु परीक्षण की विश्वसनीयता के लिए उसका वैध होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एक घड़ी विश्वसनीय कही जाएगी यदि वह हर समय तक समान गति से चले। मान लीजिए उस घड़ी में किसी अमुक क्षण प्रतिदिन 5 बजता है, जबकि रेडियो समय के अनुसार उस क्षण 6:10 होते हो, तो ऐसी स्थिति में वो घड़ी विश्वसनीय कही जाएगी, किंतु वैध नहीं होगी, क्योंकि वह प्रत्येक दिन उस क्षण वही समय बताती है, किंतु वह भारतीय समय के अनुसार समय का मापन शुद्ध रूप में नहीं करती। यदि वही घड़ी भारतीय समय या रेडियो समय के अनुसार चले तो वह घड़ी विश्वसनीय और वैध दोनों कही जाएगी। वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है, क्या कहलाती है, आवृत्त, मुक्त, असंरक्षित, अनुसूची। वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना नहीं देती है, वो आवृत्त प्रश्नावली कहलाती है। प्रश्नावली मुख्यतः दो प्रकार का, आवृत्त यानी बंद प्रश्नावली, मुक्त। बंद प्रश्नावली के एकांशों का स्वरूप ऐसा होता है जिनका उत्तर सीमाबद्ध या कंट्रोल्ड होता है। इस तरह के प्रश्नावली में प्रत्येक एकांश या प्रश्न के कुछ निश्चित उत्तर दिए जाते हैं और उन उत्तरों में से सही उत्तर का चुनकर प्रत्यार्थी अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है। निम्नलिखित सूची में से उन प्रश्नों को पहचान कीजिए जिन्हें विषय वस्तु आधारित प्रश्नों के बजाय प्रक्रिया आधारित कहा जाता है। अभिसारी प्रश्न, अपसारी, तथ्य आधारित, अवधारणा आधारित, अनावृत, आवृत्त आधारित। तो देखिए, अपसारी प्रश्न, अवधारणा आधारित प्रश्न तथा अनावृत प्रश्नों को विषय वस्तु आधारित प्रश्नों के बजाय प्रक्रिया आधारित प्रश्न कहा जाता है। जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बगैर एक शीघ्र शोध की समीक्षा करता तो क्या कहलाता है, वो ब्लाइंड रिव्यू, अप्रकट समीक्षा कहलाता है। जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बिना एक शोध लेख की समीक्षा करता तो उसे अप्रकट समीक्षा, ब्लाइंड रिव्यू कहते हैं। समीक्षा से तात्पर्य किसी वस्तु या विषय की गुणदोष एवं उपयुक्तता का विवेचन उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कार्योत्तर शोध में उन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है जिसे अपने परिकल्पना निर्माण से पूर्व एकल किया जाता है। दूसरा, पुरातात्विक शोध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संकलित और कभी कभी कूटबद्ध आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। तीसरा, प्रेक्षण पद्धति का उपयोग सहसंबंध और प्रायोगिक दोनों शोध में होता है। चौथा, अपने सहसंबंधी आंकड़े लिखने के लिए स्कैटर प्लॉट का उपयोग करने में आपको संबंध की दिशा ज्ञान नहीं होगी। तो प्रश्न के सभी विकल्पों में से 4 में दिया गया कथन सही नहीं है, क्योंकि अपने सहसंबंधी आंकड़े लिखने के लिए स्कैटर प्लॉट का उपयोग करने पर संबंध की दिशा ज्ञात होती है। शोध में सहायक विश्लेषण के लाभ क्या होते हैं। यह सस्ता है, मापक यंत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंकड़ा अभिलेखागार एक महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पन्न करने के लिए उपयोगी अवसर प्राप्त होता है। देखिए, शोध में सहायक विश्लेषण के लिए निम्नलिखित जो विभिन्न लाभ है, इसमें यह विश्लेषण सस्ता है, मापक यंत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आंकड़ा अभिलेखागार एक महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पन्न करने के लिए उपयोगी अवसर प्राप्त होता है। वैधता और समस्या के मुख्य स्रोत को सुमेलित कीजिए। निर्माण वैधता, बाह्य वैधता, अभियांत्रिक वैधता। तो देखिए, इसमें वैधता में निर्माण वैधता जो होता है ये व्यतिक्रम या खराब मापक जिसके परिणाम स्वरूप गलत संकेतन या दुर्निर्वचन होता है। बाह्य वैधता प्रतिभागियों का प्रतिनिधात्मक नहीं है। अभियांत्रिक वैधता व्यवहार और अव्यवहार समूह अध्ययन आरंभ होने से पूर्व असमान थे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। शोध के उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं। शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए, विचलन समस्या का स्रोत है, उपयुक्त सभी। देखिए, यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। शोध के उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखना चाहिए, ठीक। शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होना चाहिए, सही है।
विचलन समस्या का स्रोत है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सह संबंधित गुणांक सर्वोत्तमता से सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता के आपसी संबंध का स्पष्टीकरण है? ये है गुणांक जो सर्वोत्तम से सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता के आपसी संघर्ष को दिखाता है। सोशियोग्राम टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ये सोशियोग्राम एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व है। व्यक्ति का संबंध सामाजिक हो या एक ड्राइंग समूह की स्थिति में पारस्परिक संबंधों की एकल संरचना है। याकूब एल मोरेनो द्वारा सोशियोग्राम को विकसित किया गया। शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में सममित है, सिमेट्रिक है और सामान्य के समान है, परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज्यादा ही ऊंचा है, उसको कहते हैं तुंगककुदी। कलाकृतियां जो शोध में आंतरिक वैधता को दिखाती और प्रभावित करती हैं, ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री, रैंडमाइजेशन, मैच्योरिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, यांत्रिकता, एक्सपेरिमेंटल, मोरालिटी, मैचिंग। तो इसमें से कौन सा होता? कलाकृतियां जो शोध में आंतरिक वैधता को दिखाती हैं वो इतिहास है, परिपक्वता, यांत्रिकता, प्रायोगिक मृत्युदंड। शोध में आचार संहिता के संदर्भ में एपीए से अभिप्राय क्या है? एपीए का क्या मतलब होता है? शोध में आचार संहिता के संदर्भ में एपीए से अभिप्राय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। निम्नलिखित में से किस प्रारूप में दस्तावेज के अध्याय योजना को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय में एक शोध डिग्री समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो यह थीसिस शोध प्रबंध। शोध प्रबंध और शोध लिखने की शैली में क्या होनी चाहिए? भाषा के अनुप्रयोग में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से क्या एक अतिव्यापक दृष्टि प्रदत्त करता है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में शोध को मार्गदर्शन देता हो? तो वो है ISPRINT, इम्प्रिंट। देखिए यहाँ पे दिया है IMPRINT, इम्प्रिंट। एक अतिव्यापक दृष्टि देता है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में शोध को मार्गदर्शन देता है। 5 नवंबर 2015 को राष्ट्रपति भवन से शुरू की गई इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक एक देशव्यापी पहल के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के सामने आने वाली सभी इंजीनियरिंग और तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया गया था। यह इंडिया का एक बहुहितधारक मिशन या कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समाज की भलाई के लिए इंजीनियरिंग आविष्कार और तकनीकी नवाचार के माध्यम से मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और उसी के फलस्वरूप किए गए वैज्ञानिक नॉलेज बेस के बीच की खाई को मिटाना था। इम्प्रिंट अपनी तरह की पहली मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा समर्थित पैन IIT और IISc की संयुक्त पहल है जिसमें प्रमुख रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग की चुनौतियों का सामना करना होता है। अब यहाँ से जो यहाँ पे टॉपिक शुरू हो रहा है ये है शोध सम्मेलन, सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला, बोध। तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।